में देखेंगे हमारे पहले प्रकाश का क्या देखना हमने, परावर्तन और अपवर्तन। ठीक है, अपवर्तन तो हमने आज इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास प्रकाश का हम देखेंगे परावर्तन क्या होता है। ठीक है, परावर्तन किसे कहते हैं। तो सर परावर्तन, मान लो आपका कोई प्रकाश एक आ रहा है, ठीक है, एक कोई प्रकाश की किरण आई और वो किसी सतह से क्या हुई, टकराई। ठीक है, किसी सतह से टकरा के जिस माध्यम से वो आई थी उसी माध्यम में वापस चली गई। क्या होगा, प्रकाश की किरण आई थी, जिस माध्यम से वो आई ना, और किसी सतह से टकरा के वापस चली गई, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको परावर्तन। ठीक है, जो किरण आपकी आई थी इसको क्या बोलेंगे, आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण। जो किरण वापस गई इसको क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। ठीक है, परावर्तित किरण। ये आपका क्या था, परावर्तन था। तो परावर्तन की परिभाषा क्या बनेगी, जब प्रकाश की किरण किसी ठोस सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में चली जाती है तो उसके क्या बोलेंगे, परावर्तन बोलेंगे। उसका आता है अपवर्तन। ठीक है, अपवर्तन में क्या होता है, मान लिया आपका कोई माध्यम है ये, ठीक है, इसके बाद क्या, कोई किरण आई, वो यहाँ पे क्या था, हवा थी, और यहाँ पे क्या मान ले, कांच है। ठीक है, तो आप क्या अलग मानते हैं। अब यहाँ से जब किरण आएगी तो कांच में जाएगी तो मुड़ेगी, और मुड़ के क्या है, अपना रास्ता फिर यहाँ से क्या जाएगी, बाहर वापस हवा में आएगी, तो फिर वापस यहाँ से मुड़ेगी। ठीक है, ये क्या हुआ इसका, परावर्तन, अपवर्तन। ठीक है, अपवर्तन में क्या होता है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, यह हवा एक माध्यम है, दूसरा कौन सा है, कांच है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, मतलब अपने पथ से क्या मुड़ जाती है। तो इसका पथ तो क्या था, ये था ना, इसको जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन ऐसे नहीं गई, यहाँ से मुड़ गई। ठीक है, अपने पथ से क्या होती है, विचलित हो जाती है, जिसको हम क्या बोलेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, याद रहेगा। तो प्रकाश की किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर क्या हो जाना, विचलन हो जाना, उसको बोल देंगे अपवर्तन। ठीक है, अब ये चीज वही सेम है, ये परावर्तित किरण है, ये हमारी परावर्तित, या इसको हम मर्जेंटिक बोल सकते हैं। अब इसके लिए आपको पता चल गया, ये आपका अपवर्तन के लिए है और ये हमारा परावर्तन। अभी जो आपके दो टाइप थे, अब यहाँ हमने एक वर्ड यूज किया, माध्यम। ठीक है, ये माध्यम, ये माध्यम क्या होता है। ठीक है, तो माध्यम में क्या होता है, जिसके अंदर से जो प्रकाश है ना आपका जाता है उसको क्या बोलेंगे, माध्यम बोलेंगे। यहाँ किस किस के अंदर से गए, हवा के अंदर और कांच के अंदर। ठीक है, तो दो माध्यम है, दोनों अलग अलग है, तो माध्यम के प्रकार भी होंगे। तो पहला हमारा होगा विरल माध्यम और दूसरा हमारा होगा सघन माध्यम। ठीक है, विरल और सघन। अभी विरल और सघन क्या होते हैं। ठीक है, विरल माध्यम कौन सा होता है, वो माध्यम जिनके कणों के जो बीच की दूरी है ना वो क्या हो, ज्यादा हो, तो उसको तो बोलेंगे विरल माध्यम। मतलब जिनमें कण क्या हो, दूर दूर हो, उसको तो विरल बोलेंगे। जैसे हवा है, मतलब गैस के अंदर क्या होता है, कणों की दूरी ज्यादा होती है, तो इसको बोलेंगे हम विरल माध्यम। और सघन माध्यम क्या होगा, जिनके कणों की दूरी क्या हो, बिल्कुल पास पास, मतलब दूरी हो ही ना, या हो तो क्या हो, थोड़ी हो। ठीक है, ना के बराबर आपकी दूरी भी लीजिए, उसको बोलेंगे सघन। जैसे कांच है, पानी है, ये क्या आ जाएंगे हमारे सघन के। ठीक है, दो टाइप के आपके माध्यम। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद अब परावर्तन और अपवर्तन हमने देखा। अब जो परावर्तन है ना, ये जो हुआ इसने क्या कहा था कि कोई किरण आई, ठोस सतह से टकराई और वापस चली गई, ये चीज है। अब ये गई है ना, वो किस कोण से गई है, उसने कोण तो नहीं बताया ना, तो उसके लिए कोई एक नियम है, उसको क्या बोले, परावर्तन का नियम। और ये हमारा क्या होता है, अभिलंब होता है। ठीक है, अभिलंब। अब हमें देखना है परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम, कि परावर्तन का नियम क्या है। कि यदि कोई नियम होगा तभी तो जाएगी, ये तो है नहीं वैसे आई और वैसे ही चलेगी, तो किसी नियम के अकॉर्डिंग जाती है हर चीज। तो इसमें क्या होगा, क्या नियम है। पहला हमारे पास जो ये आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और अभिलंब है, ये क्या करते हैं, एक ही तल में उपस्थित होते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है इसका, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल में, मतलब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ठीक है, देखो ये तो हमारी आपतित किरण है, ये परावर्तित है,
और ये हमारे क्या है अभिलंब है। ये तीनों देखो एक ही तल पे है, अलग अलग तो नहीं है। तो देखो यहाँ से सारे क्या है इसके ऊपर वाले सारे तो तीनों क्या है एक ही तल पे लाई करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हमें पहला नियम। दूसरा नियम क्या है, अब ये कहता है कि ये जो किरण आई थी जिस कोण से आई है ना उसी कोण से वापस जाएगी। ठीक है, मान लो यहाँ पे भी 30 डिग्री से आती है तो 30 डिग्री पे वापस जाएगी। ठीक है, तो ये नहीं कम ज्यादा हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या करना, जो ये आई है, आई हमने लिखा है, इसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं इसको? आपतन कोण। ठीक है, और जिस कोण से ये गई है ये परावर्तित किरण थी तो नाम इसी में है परावर्तन कोण। ठीक है, परावर्तन, जो परावर्तन कोण है उसको आर से लिखते हैं और जो आपतन कोण है इसको आई से लिखते हैं। यहाँ से क्या पता चला कि दोनों एंगल बराबर होते हैं। यहाँ पे क्या लिखेगा, एंगल ऑफ आई जो होगा एंगल ऑफ आर के इक्वल, मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं बराबर। ठीक है, तो ये था आपका परावर्तन का नियम, याद रहेगा परावर्तन का क्या नियम है। इसके बाद हमें देखना है तो अपवर्तन क्या था, उसका भी कोई नियम होगा। तो हमें किसका करना है, अपवर्तन का नियम। तो अपवर्तन के लिए पहला पॉइंट है अपवर्तन का नियम। ठीक है, अब इसका नियम देख रहे हैं। पहला नियम देखो, इसमें आपको यहाँ पे अभिलंब डालोगे। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या है, आपतन किरण है, अभिलंब है और कौन सी किरण है ये, अपवर्तित किरण। यहाँ अपवर्तन हो ना, यहाँ पे अपवर्तित किरण। तो ये तीनों क्या होंगे, एक ही तल पे होंगे। तो यहाँ पे भी जो था ना एक ही तल, तो ये भी क्या होंगे एक ही तल पे होंगे। तो पहला पॉइंट तो सेम होगा, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल पर होंगे। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा हमारे पास क्या है कि जो यहाँ से एंगल ये बनेगा आई और यहाँ से जो आया है मतलब अभिलंब की साइड यहाँ पे ये होगा आर। ठीक है, इसमें क्या है, जो एंगल आई है और एंगल आर है ये तो कौन सा रहा, आपतन कोण है, ये क्या है अपवर्तन कोण। तो कह रहा है इनका दोनों का जो अनुपात आएगा ना साइन की वैल्यू में, मतलब साइन ऑफ आई अपॉन में साइन ऑफ आर, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट मतलब एचआर रहेगा, वो बदलेगा नहीं। ठीक है, कांस्टेंट सी मान लो कुछ। ठीक है, सी जो है तो सी लिख लो, यदि नहीं है तो म्यू लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या था इसका अपवर्तन का नियम। तो क्या नियम था इसका, यदि आपके पास एक किरण आई थी, इसमें आपतन किरण है, अपवर्तित किरण है और अभिलंब है, तीनों एक ही तल में होंगे। दूसरा, जो इनका कोण का एंगल है, मतलब साइन वैल्यू निकालें, साइन आई और साइन आर, इनका जो वैल्यू आएगा वैसा क्या आएगी, जो रेशियो लेंगे उसका क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे 30 है तो यहाँ भी 30 होना जरूरी है, कहीं सोचो। ठीक है, वहाँ पे क्या बराबर दे दो। ठीक है, यहाँ पे क्या बराबर होना कोई जरूरी नहीं है, कहीं सोच लो बराबर हो। ठीक है, अब ये बराबर तो आपको दिख भी रहा है कि बराबर होगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ एक तो थोड़ा बड़ा बन रहा है, यहाँ है थोड़ा क्या होगा और पास होगा, थोड़ा छोटा, तो ये हमेशा बराबर होना जरूरी है। ठीक है, आगे समझ यहाँ तक अपवर्तन के नियम वगैरह क्या है, जो हमने परावर्तन पढ़ा ना, परावर्तन मतलब वो किसके द्वारा हो सकता है। ठीक है, अब परावर्तन के लिए भी चाहिए, तो ये क्या किसके द्वारा होता है, हमारा दर्पण के द्वारा। ठीक है, दर्पण। अभी हमें देखना जो दर्पण है ना वो भी अलग टाइप के होते हैं। सबसे पहले दर्पण होता क्या है, इसका क्या हो, सरफेस क्या होगा, चमकीला हो, और दूसरी साइड क्या करते हैं उसको पॉलिश करते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, दर्पण। दर्पण के प्रकार होते हैं, एक तो आपके पास समतल दर्पण, एक गोलीय दर्पण और एक गोलीय दर्पण। ठीक है, ये दो टाइप के क्या हमारे दर्पण। तो पहला जो समतल और गोलीय में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो जो पता जो समतल दर्पण होगा वो कौन सा होगा, जिसका परावर्तक सतह है ना, मतलब जहां से प्रकाश आपका क्या हो रहा हो, परावर्तित हो रहा हो, वो सतह क्या हो, समतल हो। कैसी हो वो, समतल हो, उसको बोलेंगे समतल दर्पण। याद रहेगा क्या होता है समतल दर्पण। उसके बाद क्या है, गोलीय दर्पण। तो नाम में इसका आंसर है, मतलब जिन दर्पण क्या हो जो परावर्तक सतह कैसी हो, गोल हो, मतलब सर्कुलर टाइप की, उसको बोलेंगे गोलीय दर्पण। ठीक है, मान लीजिए कहीं ऐसे मतलब यहाँ से भी परावर्तित कर सकते हैं, कोई यहाँ से भी कर सकते हैं। तो इसके भी दो प्रकार आ गए, कि अंदर से करेगा या बाहर से करेगा, दो टाइप होंगे। सबसे पहले गोलीय दर्पण आपका क्या होता है। अब जो गोलीय दर्पण है इसके प्रकार है,
पहला हमारे पास अवतल और दूसरा हमारा उत्तल। ठीक है, अब ये अवतल और उत्तल क्या है? ठीक है, ये अवतल कौन सा होता है? वह गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तिक सतह क्या हो? अंदर की साइड, मतलब ये वाली हो परावर्तिक सतह। ठीक है, उसको तो बोलेंगे अवतल। और उत्तल क्या होगा? जिसकी परावर्तिक सतह क्या हो? बाहर मतलब उभरी हुई होती है। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? उत्तल। तो आपका अवतल कौन सा है? इस टाइप का आपका उत्तल अवतल है, और ये क्या हमारा उत्तल है। मतलब इसमें प्रकाश यहाँ से आपका जाएगा और यहाँ पे क्या इसमें से आएगा। ठीक है, मतलब यहाँ से परावर्तित होगा, इसमें यहाँ से पालिका दोनों दर्पणों के बारे में। ठीक है, अब ये आपके पास करते कैसे कैसे हैं, अब हमें सारे देखना है कैसे परावर्तित करेगा कैसे नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसके लिए कुछ पॉइंट्स है जो इमेज बनाएंगे ना इनके द्वारा, मतलब जो भी प्रतिबिंब वगैरह बना के देखेंगे उनके लिए 3 पॉइंट है वो याद रखने हैं आपको। ठीक है, पहला पॉइंट हमारे पास, पहले चलो ये देख लेते हैं एक बार उन पॉइंटों से पहले। मान ले आपके पास अवतल है, इसके अंदर होता क्या क्या चीज़ है, यदि आपको वो पता चल जाएगा फिर आप कर पाओगे हर एक चीज़। मान लीजिए क्या होता है इसका प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको हम बोलते हैं मुख्य एक्स। ठीक है, मुख्य एक्स। ठीक है, और यहाँ पे क्या हमारा केंद्र, ये क्या होती है हमारे फोकस। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है ध्रुव या पोल। ठीक है, हिंदी क्या बोलते हैं ध्रुव बोलेंगे, वैसे हम पोल कहेंगे। और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं द्वार। ठीक है, द्वार। मतलब इनमें जो पॉइंट हमने लिए हैं ना, ये क्या क्या पॉइंट होता है हम इनकी देखते हैं। अभी देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब वक्रता केंद्र किसको बोलेंगे। ठीक है, देखो ये क्या बन रहा है, स्फीयर ही तो है। मान लो ऐसा एक स्फीयर था, इसका ये सेंटर था, हमने क्या इस स्फीयर का तो भाग किया है, देखो इस स्फीयर का तो पार्ट है ये। ठीक है, इसमें क्या बोलेंगे उस स्फीयर का, मतलब उस गोले का, ये क्या है गोलीय दर्पण है, तो क्या होगा उस गोले का केंद्र, ये क्या होगा उस गोले का केंद्र होगा जिसका जो गोलीय दर्पण क्या हो एक भाग हो। ये क्या है गोले का ही तो भाग है, तो जिस गोले का ये दर्पण आपका भाग है ना, उस जो गोला था उसके केंद्र को बोलते हैं वक्रता केंद्र। ठीक है, तो क्या पढ़े इसकी परिभाषा, गोले का मतलब सिंपल बोल दो, देखो उस गोले का केंद्र जिसका गोलीय दर्पण क्या हो भाग। ठीक है, उसको बोल देंगे उस गोले का केंद्र, किसका उस गोले का केंद्र जिसका आपके पास गोलीय दर्पण क्या हो भाग। ठीक है, मतलब जिस गोले से इस गोलीय दर्पण को बनाया गया है ना, उसके केंद्र को बोलते हैं वक्रता केंद्र। ठीक है, तो ये क्या हमारी वक्रता केंद्र। ठीक है, अब यहाँ से जो वक्रता केंद्र है और यहाँ से जो पोल की दूरी है, मतलब ध्रुव की दूरी है, इस तक को बोलते हैं त्रिज्या। ठीक है, वक्रता त्रिज्या, इसको हिंदी क्या बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब देखो क्योंकि सिंपल यही था आपका स्फीयर था, गोला था, यहाँ केंद्र था, केंद्र से यहाँ तक की दूरी क्या होती है त्रिज्या जो होती है, तो वही है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो क्या हो गई त्रिज्या, जिसको हम कैसे लिखेंगे हम कैपिटल आर से, मतलब बड़े आर से। ठीक है, अब जो ये आपका फोकस है ये है पॉइंट। अब ये पॉइंट क्या होते हैं, आपको देखो एक्सिस के ऊपर दिख रहे हैं, तो कोई ना कोई पॉइंट ही होगा। अब ये पॉइंट की परिभाषा की पॉइंट क्या होता है। ठीक है, जब प्रकाश आपका प्रिंसिपल एक्सिस मतलब मुख्य अक्ष के समांतर आता है, कहाँ आता है समांतर आता है, और परावर्तन के बाद, किसके बाद परावर्तन के बाद जिस बिंदु से पास होगा, मतलब जिस बिंदु के अंदर से यह जाएगा उस बिंदु को बोलते हैं फोकस। ठीक है, जब आपका कोई प्रकाश आपके पास है, प्रकाश की किरण है, वो क्या है जब आपकी मुख्य अक्ष के समांतर आती है और परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से ये पास होगी उसको बोलते हैं फोकस। ठीक है, याद रहेगा फोकस बिंदु क्या है। अब फोकस बिंदु पता चल गया। अब देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस भी कुछ ना कुछ होगी, जिसको हम क्या लिखेंगे स्मॉल है। ठीक है, जिसको बोलते हैं फोकस दूरी। तो ये फोकस दूरी क्या होती है, ये क्या होंगे फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी तो क्या बोलते हैं फोकस दूरी बोलते हैं। याद रहेगा फोकस दूरी क्या होती है। और हमेशा याद रखना जो फोकस दूरी होती है ना वो त्रिज्या का आधा होती है। ठीक है, एफ इक्वल टू क्या होता है r/2। ये तो यहाँ से पूरी त्रिज्या है, इसका क्या हो गई आधा। ठीक है, r/2 या ऐसे भी लिखा मिल सकता है r = 2। ठीक है, किसी भी टाइप से आपको लिख के दे सकते हैं। आगे फोकस तक। अब देखो ये पोल क्या होता है।
ठीक है। जो आपका रिफ्रैक्टिव सरफेस है, मतलब आपके पास क्या परावर्तक जो सतह है ना, उसका जो केंद्र है, ठीक है, उसको बोलते हैं ध्रुव। ठीक है, जो परावर्तक सतह है उसका जो केंद्र होगा उसको क्या बोलेंगे, ध्रुव बोलेंगे। ठीक है। इसके बाद ये आ गया द्वारक। ये क्या है हमारा द्वारक। ये द्वारक क्या होता है, देखो मान ले हमारे पास ये था, यहाँ पे क्या है परावर्तक सतह है। इस परावर्तक सतह के दोनों किनारों के बीच की जो दूरी होगी ना, उसे क्या बोलेंगे, द्वारक बोलेंगे। याद रहेगी द्वारक क्या है, दोनों किनारों के बीच की क्या वो दूरी को बोलेंगे हम द्वारक। ठीक है। उसके बाद आते हैं ये जो मुख्य अक्ष हमने लिखा है कि मुख्य अक्ष क्या होते हैं। ये क्या होते हैं, क्या दिख रहा है तुम्हें, सीधी लाइन दिख रही है, तो यही बनेगी परिभाषा इसकी। ये क्या हो, वह सीधी लाइन या वह सीधी रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव के अंदर से पास होती है, मतलब उसके अंदर से जाए। किसके अंदर से, वक्रता केंद्र और ध्रुव से जो गुजरेगी उसको बोलेंगे मुख्य अक्ष। ठीक है। अब ये चीज क्लियर है सबके लिए, यही रहेगा। कहीं सोच रहे हो दूसरा मेरा आएगा उसके लिए अलग हो जाएगा, मतलब दूसरा दर्पण के लिए मान लीजिए यह आ जाएगा, उसके लिए भी सेम चीज यही रहेगी। ठीक है, फोकस वगैरह सारे यही रहेंगे, उसमें चेंज नहीं होगा। अब आपने देखना है इनको यूज करके कि जो हम इमेज वगैरह बनाएंगे ना, मतलब प्रतिबिंब बनाएंगे, वो कहाँ और कैसे बनेंगे, तो उसके लिए 3 लाइनें लिखवा रहा हूं, याद रखनी है आपने। ठीक है। पहले हमारे पास जब प्रकाश आएगा, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आता है, मुख्य अक्ष के क्या हो, समांतर हो, मतलब समांतर आ रहा है, तब क्या होगा वहां पे, तब परावर्तन के बाद वह जो फोकस है ना, वह फोकस के अंदर से जाएगा। ठीक है, फोकस से गुजरेगा। ठीक है, मतलब किसके अंदर जाएगा, फोकस के अंदर से। जैसे आपके पास ये आपका कोई मिरर है, मतलब दर्पण है, प्रकाश है आपका, ये मुख्य अक्ष है। ठीक है, इसके ऊपर क्या है, ये फोकस है, ये क्या हमारा सेंटर है, मतलब वक्रता केंद्र है। अब कोई प्रकाश आया, इसके समांतर आ रहा है मुख्य अक्ष के, तो जब परावर्तित होगा ना यहाँ से, कहाँ से जाएगा ये, इस फोकस के अंदर से जाएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये यहाँ से आया था और यहाँ से ये गया है। पहला पॉइंट याद है, क्या है। दूसरा, जब प्रकाश की किरण, ठीक है, ये किरण क्या हो, फोकस से आए, कहाँ से आए, फोकस से तो आए, ठीक है, तब परावर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। कहाँ जाएगी, समांतर जाएगी। ठीक है, देखो यदि समांतर आई थी तो फोकस से गई है, अब यदि फोकस से आएगी तो समांतर जाएगी। जैसे आपका ये है, मान लीजिए चित्र है, ये मुख्य फोकस है, यहाँ पे क्या हमारा सेंटर है, यहाँ पे क्या है फोकस। ठीक है, अब कोई किरण आई, इस फोकस से गई, ये आई अभी, ठीक है, यहां से क्या होगी, परावर्तित होगी तो ये इसके समांतर जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा पॉइंट, दूसरा क्लियर है। उसके बाद है तीसरा पॉइंट। यदि आपको ये 3 पॉइंट यदि याद हो गए तो सोच लो इमेज कहीं भी कैसे ऑब्जेक्ट दे दो आप बना सकते हो, सिर्फ ये 3 पॉइंट याद है। उसके बाद क्या है, तीसरा हमारे पास, जब प्रकाश की किरण कहाँ पे जाए, ध्रुव के ऊपर, मतलब ध्रुव पे टकराए, ठीक है, तो वह उसी एंगल से, जितने कोण से आई है वो उसी कोण से क्या जाएगी, वापस जाएगी, जिस कोण से आई उसी से। तो मान आपके पास ये था, ठीक है, ये हमारा मान ध्रुव है, पर यहाँ पे आपका फोकस है और यहाँ पे क्या है, केंद्र है। तो यहाँ से लाइट आई, ठीक है, जिस कोण से आई है उसी कोण से वापस, ठीक है, तो उसी कोण से क्या जाती है, वापस। तो याद रहेंगे 3 पॉइंट। अब इन 3 पॉइंटों को यूज करके फर्स्ट वाला, पहला कह रहा है जो प्रकाश की किरण है ना, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, ठीक है, तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस के अंदर से जाएगी। तो किसके अंदर जाएगी, वो मुख्य फोकस के अंदर से, क्योंकि यहाँ पे देखो समांतर आई थी, परावर्तन के बाद फोकस से चलेगी। पहला क्लियर। दूसरा कह रहा है कि फोकस से आएगी तो उसके समांतर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। तीसरा, यदि पोल पे आई है तो जिस कोण से आई है उसी कोण से वापस। याद रहेगी तीनों चीजें। अब इनको यूज करके हम देखते हैं इनकी इमेज की प्रतिबिंब वगैरह कैसे बनेंगे, कराएं अब इसको। अब देखो हमें पहले हम करते हैं अवतल के लिए, अवतल दर्पण के 5 या 6 केस है वो सारे अभी करने हैं, ठीक है।
इन्हीं के बेस पे सारा। अब यहाँ पे देखते हैं पहले अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण क्योंकि जो भी आपका पर जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट क्या बोलते हैं, कोई वस्तु, ठीक है, वस्तु को कहाँ रखें, अलग अलग जगह रख सकते हैं। देखो आपके पास ये चीज हमने देखी थी, ये आपका सेंटर था, ये हमारा फोकस, ये चीज देखिए, ये हमारा क्या है, पोल था, मतलब ध्रुव। अब ऑब्जेक्ट को हम कहीं अनंत पे भी रख सकते हैं, अनंत से थोड़ा पास भी ला सकते हैं किसी न किसी फाइनाइट दूरी पे, ठीक है, तो और इस सी पे भी ला सकते हैं, सी और एफ के बीच में भी ला सकते हैं, एफ पे भी आ सकती है और एफ और टी के बीच में आ सकती है। तो ये केसेस आपके कितने केस बने, पहला अनंत पे, दूसरा सी से परे, तीसरा सी पे, चौथा आपके पास सी और एफ के बीच में, पांचवा एफ पे और छठा एफ और टी के बीच में। तो ये सारे केस हमने डिस्कस करेंगे, यही क्वेश्चन हो सकती है, तो इन्हीं को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला करते हैं हम, पहला करते हैं जब ऑब्जेक्ट का हूं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वस्तु, ठीक है, वस्तु आपके पास यहाँ पे प्रतिबिंब, ठीक है, कि प्रतिबिंब कहाँ बढ़ेगा और वस्तु कहाँ रखी हुई, ठीक है। पहले हमने वस्तु रखी अनंत पे, कहाँ रखी हमने, अनंत की वस्तु हमारी अनंत पे रखी हुई है, अनंत मतलब हमें फिक्स नहीं पता कितनी दूर है, ठीक है। अनंत के लिए देखो, अब इसको बना के दिखाएंगे पहले साथ में, ठीक है। तो मान लो ये हमारा था, ये हमारा सी है, ये हमारा है, तो अनंत पे मतलब हमें नहीं पता है कितनी दूर है, तो यहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है, यहाँ से लाइट आ रही है, तो ये पैरेलल जा रही है, इसके पैरेलल आएगी कि दूरी से आ रही है। यहाँ पे क्या हमें ये पता था कि जो मुख्य अक्ष के पैरेलल आती है ना, समांतर आती है, कहाँ जाती है वो, फोकस से जाएगी, यहाँ से भी आई तो ये भी फोकस से जाएगी, तो जो प्रतिबिंब बना वो कहाँ बना, फोकस पे, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, ठीक है। और कैसा बनेगा वो देखो, आपका बिल्कुल पॉइंट बना ना, तो यहाँ पे लिखो बिंदु आकार, इसका क्या होगा, बिंदु के आकार का, ठीक है, बिंदु टाइप का इसका आकार, ठीक है। देखो ये लाइनें आपस में कट रही है ना, कटती हुई दिख रही है सही से, तो इसमें बोलेंगे वास्तविक होगा, ठीक है, क्या होगा, वास्तविक। अब ये सर ये नहीं कटती हुई दिखती, फिर नहीं कटती ना, यदि आगे बढ़ाने से कटती है, फिर क्या बोलते हैं, आभासी बोलते हैं, ठीक है, याद रहेगा यहाँ तक। अब ये था आपका पहला केस कि कैसे पड़ेगा, क्लियर है ये। अब क्या करते हैं, देखो ऑब्जेक्ट हमारा पहले अनंत पे था, अब इसको थोड़ी आगे ले आया, तो ये याद रखना हमेशा, जैसे जैसे वस्तु आगे आती रहेगी, इमेज थोड़ी थोड़ी पीछे जाती रहेगी, ठीक है। तो दूसरा केस करते हैं हम, सेकंड, जब वस्तु सी से परे हो, कहाँ हो, सी से परे हो, तब प्रतिबिंब कहाँ बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये हमारे पास है, ये चीज है, यहाँ पे हमारी सी है, यहाँ पे एफ है और ये हमारा पी है, तो ऑब्जेक्ट हम लेते हैं यहाँ पे सी से परे है, ठीक है। यहाँ से देखो ये लाइट आई, कहाँ से जाएगी, फोकस के अंदर से, दूसरी लाइट कहाँ से पास करवाएं, फोकस से करवा दें, तो दूसरी लाइट हमारी फोकस से जाएगी, तो इसके समांतर जाती है, तो इमेज कहाँ बनी, देखो ये आई है, यहाँ से गई तो ये आई। ये मत सोचना कि जो लाइट आई थी ना, ये तो यहाँ कटेगी, मतलब बढ़नी तो यहाँ चाहिए, लेकिन ये तो आपतित किरण है, परावर्तन नहीं हुआ इसका, ठीक है। तो इमेज कहाँ बनती है, हमेशा प्रतिबिंब जब जहाँ पे परावर्तित किरणें कटती है, ठीक है। ये सीधी पोल में ले जा सकते हैं, हाँ ले जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यदि पोल में भी लाओगे तो वापिस इसी कोण से जाएगी, तो यही कटेगी, ठीक है। आपको जरूरी नहीं दो ही हम ले, देखो ले, यदि हम पोल में ले आते हैं तो जिस कोण से आएगी तो उसी कोण से जाएगी, ठीक है, फिर भी वहीं कटेगा। इसलिए इमेज कहाँ बनी, यहाँ बनी, सी और एफ के बीच में, इमेज बनी सी एंड एफ के बीच में, क्लियर यहाँ तक। अभी देखो आपको इमेज जो दिख रही है, छोटी है बड़ी है, छोटी है, छोटी है, तो यहाँ पे लिख देंगे छोटी बनेगी, यदि पूछ लेना कैसे बनेगी, तो छोटी बनेगी। अभी देखो उल्टी है सीधी है, उल्टी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका सीधा दिख रहा था, यहाँ क्या उल्टा होगा, तो वहाँ लिखिएगा उल्टी बनेगी, ठीक है। और वास्तविक है क्योंकि आपस में कट रही है ये, तो क्या बनेगी, वास्तविक। तो दूसरा केस क्लियर अब, ठीक है। अब देखो इसको यदि यहाँ ले आएंगे तो ये क्या होगा, थोड़ी और पीछे चली जाएगी, और कहाँ जा सकती है, सी पे आ सकती है। तो अगला केस ये करते हैं हम। अब करते हैं तीसरा केस। तीसरा, जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, सी पर हो, कहाँ हो, वस्तु सी पर हो,
ठीक है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा देखो इसके लिए भी। सी पे बनेगा। ये मान ले सी है, हमारा एफ है, ठीक है। अब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ है, ठीक है। यहाँ से आई लाइट कहाँ जाएगी, फोकस के अंदर से। दूसरी आई फोकस से जाएगी तो कहाँ पाएगी, समांतर जाएगी। तो देखो बढ़ गया यहाँ सी के ऊपर, तो ये यहाँ से आई थी और यहाँ से ये गई है, ये अभी आई हुई है और ये गई है, ठीक है। तो यहाँ पे करिए, देखो जितनी ऊपर ऊंचाई है इतनी नीचे है, समान समान। बराबर है। तो इसलिए क्या होगी, कहाँ पे बनेगा वो, सी पर बनेगा। जो प्रतिबिंब होगा वो सी पे बनेगा और कितना बनेगा, समान साइज का, ठीक है, समान साइज। और क्या होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा, ठीक है। तो उल्टे भी दिख रहा है ना, ठीक है। ऊपर की साइड पर कैसे बनेगा, नीचे, तो वास्तविक और उल्टा। ये क्लियर है। तीसरा केस, कोई डाउट इसमें। अब देखो फोर्थ केस कि फोर्थ अब क्या होगा। अब क्या करते हैं, सी तक आ गया ऑब्जेक्ट हमारा, जो वस्तु थी सी तक आ चुकी है, अब सी से थोड़ी आगे लेके जाते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, सी एंड एफ के बीच में, ठीक है, सी और एफ के बीच में लेके आते हैं। तो उसके लिए बना लो, ये आपके पास आ गई, ये हमारा एफ सी था और ये हमारा क्या है, एफ है, इनके बीच में रख दिया हमने, ठीक है। आगे यहाँ तक, अभी जी एफ से यहाँ से आएगी तो समांतर आई तो ये चली जाएगी। दूसरी यहाँ से पोल से लेके जाते हैं तो कहाँ जाएगी, समांतर। तो कहना है पोल से आए तो समांतर, मतलब यार पोल से जाए ना, जिस कोण से आएगी उसी से जाते हैं पोल में, मतलब ध्रुव में। और ये समांतर आती है तो ये फोकस के अंदर जाती है। अब कटी कहाँ, यहाँ सी से परे। देखो ये कहाँ बनी, सी से परे, मतलब सी से दूर। और कैसी बनी, ये तो इतना था, यहाँ थोड़ी बड़ी बनेगी, जहाँ से बनाओगे ना कंप्लीट, तो क्या होगी, थोड़ी बड़ी होगी। क्यों, देखो यहाँ पे जो दिख रहा है ना आपको, जो आप कंप्लीट समांतर नहीं गए ये, तो ये थोड़ा छोटा लेते हैं हम ऑब्जेक्ट, तो कंप्लीट समांतर है तो क्या बनती है, इससे बड़ी बनती है। तो आपकी इमेज कहाँ बनी, सी से परे, ठीक है, सी से परे बनेगी। साइज कैसा होगा, बड़ा होगा, मतलब बड़ी इमेज बनेगी और उल्टी होगी और वास्तविक होगी। तो फोर्थ केस क्लियर, कैसे कहाँ बनेगी, इसमें कोई डाउट है। उसके बाद है फिफ्थ केस, एफ पे। अब क्या करते हैं, सी और एफ के बीच में तो आ गई, अब इससे थोड़ी और आगे मतलब एफ के पास, तो क्या होगा, एफ पर, जब वस्तु कहाँ हमारी एफ के ऊपर, मतलब फोकस के ऊपर, तब कहाँ बनेगी। देखो इनमें अभी तक कोई और रूल तो नहीं अप्लाई किया, हमने सिर्फ वो तीन ही लाइनें यूज की हैं कि कहाँ से आएगी कहाँ से जाएगी। तो यहाँ पे देखो एफ पर है तो कहाँ बनेगा, इसके लिए बना लो। ये हमारा क्या है, सी है, ये हमारा क्या है, एफ है। ऑब्जेक्ट हमारा एफ के ऊपर है, एफ से है तो लाइट आई, समांतर है तो फोकस के अंदर से जाएगी। दूसरी पोल से गई तो क्या जा रही है, आपस में समांतर जा रही है, मतलब कट ही नहीं रही है। तो इसका मतलब कहाँ जाके, यदि कटे भी तो कहाँ जाएगी, अनंत साइड। तो देखो आगे बढ़ाने से भी नहीं कट रही है, तो आगे भी क्या जा रही है, समांतर जा रही है, ठीक है, आगे भी नहीं कट रही। तो यहाँ क्या बनेगा, अनंत पे, अनंत पे बनेगा। बहुत बड़ा। अनंत पे बनेगा तो बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है, बहुत बड़ा, उल्टा ही बनेगा और वास्तविक ही बनेगा, ठीक है। रियल बनेगा क्या, वास्तविक रियल, वहाँ वास्तविक को रियल बोलते हैं, नहीं इसमें रियल बनेगा। हाँ इसमें रियल, ठीक है। ये चीज आ गई हमारी यहाँ तक। उसके बाद लास्ट केस, अब क्या करते हैं, एफ तक तो ले आए, अब एफ से और आगे, एफ और पी के बीच में, एफ एंड पी के बीच में, ठीक है, एफ और पी के बीच में होगा, तब कहाँ बनेगा, उसके लिए देख लो। मान लो हमारे पास ये है, यहाँ पे मुख्य फोकस है, यहाँ पे क्या है हमारा सी है और यहाँ पे क्या है, एफ है। तो हम एफ और पी के बीच में ले आते हैं ऑब्जेक्ट को, ले आए हम। अब यहाँ से जब लाइट जाएगी तो कैसे, कहाँ से पास होती है वो, फोकस के गई। दूसरी हमारी कहाँ से गई, पोल से, तो ये भी गई और ऐसे भी जाएगी, मतलब जिस एंगल से आई है उस एंगल से। अब इसको जब आगे बढ़ाओगे ना तो देखो इसमें यहाँ पे कट जाएगी, ठीक है। तो कहाँ बनी हमारी, यहाँ पे पीछे देखो, यहाँ पे वहाँ बनी। तो इसमें देखो कैसी इमेज बनी है, दर्पण के तो पीछे बनी है, आभासी बनी है, ठीक है। क्या असली में कटी है, नहीं कटी है, तो आगे बढ़ाया तो कटी है, तो इसका मतलब क्या है, आभासी बड़ी है। साइज देखो ये तो छोटा था, ये क्या होगा, बड़ा। साइज कैसा होगा, बड़ा होगा, ठीक है। और कैसी है, सीधी है उल्टी है, सीधी है। तो ये क्या होगा, ये कैसे क्लियर है। तो यहाँ पे लिख देते हैं इसको कि जो एफ और टी के बीच में था तो दर्पण से, दर्पण के पीछे बनेगी, ठीक है, दर्पण के पीछे बनेगी, सीधी बनेगी
और आभासी होगी बड़ी बनेगी। और बड़ी आभासी और बड़ी। ठीक है, तो ये 6 केस आपके किसके लिए थे? अवतल दर्पण के लिए। यदि अवतल दर्पण में अभी भी कोई डाउट है भाई कैसे हम करते हैं, क्योंकि आपकी बुक में तो क्या है सिर्फ एक टेबल दे रखी है कि हाँ ये बनते हैं, तो वो बता रहा है कैसे क्या बढ़ेंगे। ये कंप्लीट है 6 के 6 केस आपके जैसे बनते हैं। ये जो ये वस्तु होती है ये इसके लेंस दर्पण के बराबर होती है। दर्पण बराबर मतलब